तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 4 लेके आए हैं। तो आइए हम लोग लेक्चर 4 में क्या डिटेल है जानते हैं। पहले बच्चे इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ पॉइंट्स है जो हमें सिंपली याद रखना है। एग्जाम में इससे सवाल पूछते हैं, तो जिनको पॉइंट्स याद रहेंगे वो सिंपली टिक करेंगे। आइए देखते हैं, एक एक पॉइंट हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट है बच्चे, द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट इन डिफरेंट प्लेन इज 4। यानी कि अलग अलग प्लेन में हमें रिजल्टेंट जीरो लाने के लिए कम से कम वेक्टर कितना चाहिए बच्चे? 4। यानी कि किसी को अगर अलग अलग प्लेन में अगर रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो रिजल्टेंट जीरो आने के लिए हमें कम से कम 4 वेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा। आइए हम लोग इस पॉइंट को डायग्रामेटिकली समझने का कोशिश करते हैं। बच्चे मेरे हाथ की तरफ ध्यान दें। आपके पास यहाँ पर 3 वेक्टर अवेलेबल है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में और एक जेड में। अब ध्यान दीजिए, जो एक्स और वाई है इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, इनका बीच में आएगा, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका जेड के साथ रिजल्टेंट फिर से आगे आएगा। और जेड का एक्स वाई का रिजल्टेंट को जो आगे आएगा इसे कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक और नया वेक्टर चाहिए पीछे। यानी कि हमें टोटल कम से कम 4 वेक्टर चाहिए अलग अलग प्लेन में रिजल्टेंट जीरो लाने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The resultant of 3 vector can be 0 if angle between each vector is 120 डिग्री। यानी कि 3 वेक्टर अगर आपका 120 डिग्री पर रखा रहे, कोई भी सभी 3 वेक्टर जो एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल में हो, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा कितना आएगा बच्चे? जीरो आएगा। कैसा आएगा हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं। हमारे पास यहाँ 3 वेक्टर अवेलेबल है और इनके बीच का एंगल आपका 120 डिग्री है। बच्चे ये जो 2 वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट आया सामने जस्ट, और ये वेक्टर आपका जस्ट इसका अपोजिट में है, तो ये एक दूसरे को इजीली कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा आगे और हमारे पास एक वेक्टर पीछे है, तो इक्वल और अपोजिट वेक्टर रहेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बच्चे? जीरो आएगा। आइए हम लोग पॉइंट 3 पर चलते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज ऑलवेज लोकेटेड इन देयर कॉमन प्लेन। यानी कि किसी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए बच्चे ये वेक्टर ए है और ये बी है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ये इसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में आपका वेक्टर रखा हुआ रहेगा। यानी कि इसका रिजल्टेंट कभी अलग प्लेन में, मान लीजिए एक्स वाई के अलावा कभी दूसरा प्लेन में नहीं आएगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो एक ही प्लेन में आएगा, सेम प्लेन में, जिस प्लेन में आपका एक्स और वाई पहले से है, जिस प्लेन में वेक्टर ए बी है उसी प्लेन में इनका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, एक ही प्लेन में आएगा। ओके, लो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। यानी कि जो हमारा वेक्टर एडिशन है लॉ ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। अब लॉ ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आइए देखते हैं। बच्चे लॉ ऑफ कम्युनिकेशन ये कहता है कि जैसे कि एडिशन के टाइम में, जैसे वेक्टर ए प्लस बी एडिशन के टाइम में अगर हम लोग एक दूसरे को अगर इंटरचेंज करके लिखें, जैसे ए प्लस बी है, अब हम लोग बी प्लस ए करें, यानी कि वेक्टर को उल्टा करके ऐड करने से रिजल्ट पर कोई सा भी असर नहीं आएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर आपका 3i कैप प्लस 4j कैप है। अगर हम लोग 4j कैप को पहले लिख देंगे और 3i कैप को अगर बाद में लिखेंगे तो बच्चे रिजल्ट में कोई भी प्रभाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने के साथ साथ लॉ ऑफ एसोसिएशन को भी फॉलो करते हैं। अब एसोसिएशन का मतलब क्या है ये यहां पर देखते हैं। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर सी प्लस ए प्लस बी। यानी कि यहां पर आपका ए और बी और सी वेक्टर एक साथ था, हमने क्या किया, ए और बी को एक साथ लिख लिया, तो इससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लॉ ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, आप किसी भी 2 वेक्टर को ब्रैकेट में लीजिए तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके पास कोई सा भी 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड सेम होके ए के बराबर है, तब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2a cos थीटा बाई 2। इसको आप सिंपली याद भी रख सकते हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। आइए हम लोग फिर इसको ड्राइव करके देखते हैं सिंपली एक छोटा डेरिवेशन से, कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है r बराबर 2a cos थीटा बाई 2, ये कैसे आया है देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। एग्जाम्पल 1, इफ वेक्टर ए एंड बी बराबर ए, द रिजल्टेंट क्या आएगा। आपके पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनका वैल्यू ए के बराबर है, तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे आएगा, क्या आएगा देखते हैं। रिजल्टेंट का बच्चा फॉर्मूला वही है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पर ए उसका भी वैल्यू ए स्मॉल ए है और जो बी है उसका भी वैल्यू स्मॉल ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी का भी वैल्यू ए स्क्वायर
प्लस 2a² cos थीटा। अब आपका a² प्लस a² 2a² हो गया प्लस 2a² cos थीटा। अब यहाँ पर भी 2a², यहाँ पर भी 2a², तो ये आपका कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब क्या है कि जो दोनों जगह सेम हो वो आपका बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा बच जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर कुछ लॉ है, जैसे देखिए कि 1 प्लस cos थीटा इसका वैल्यू 2 cos² थीटा बाई 2 के बराबर है। 1 प्लस cos 2a का वैल्यू 2 cos² a के बराबर है, और 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू 2 sin थीटा बाई 2 के बराबर है। अब यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का वैल्यू हम लोग 2 cos² थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 1 प्लस cos थीटा को हमने रिप्लेस करके 2 cos² थीटा बाई 2 लिख दिया। अब देखिए बच्चे 2a² गुना 2 आपका 4a² हो गया, 2 से 2 गुना हो गया 4a² और cos² थीटा बाई 2। अब दीजिए, अब हम लोग अंडर रूट को हटाएंगे तो आपका √4 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 2 आ जाएगा, और a² का अंडर रूट करेंगे तो a आ जाएगा सिंपली। अंडर रूट, हाँ आपका a² का अंडर रूट कितना आएगा बच्चे, a आएगा, √4 का वैल्यू 2 आएगा, और cos² थीटा बाई 2 का अंडर रूट cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। फिर से आप सिंपली यहाँ पर ध्यान दें, जो आपका √4 था तो √4 का वैल्यू 2 आ गया, a² था तो वैल्यू a आ गया, और cos² थीटा बाई 2 था तो cos थीटा बाई 2 आ गया। यही से आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो 2a cos थीटा बाई 2 के बराबर होगा। ये जो आपका थीटा होगा ये a और b का बीच का एंगल होगा। इसको फिर सिंपली हम लोग रिवाइज करते हैं। कोई सा भी दो वेक्टर होने दीजिए जिनका मैग्नीट्यूड आपस में सेम हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो, और मान लीजिए उसका वैल्यू a हो, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायरेक्टली 2a cos थीटा बाई 2 आएगा, जिसमें जो थीटा आएगा वो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। अब आइए हम लोग इसको सवाल से समझते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल बनाएंगे। एग्जाम्पल 2 है, इफ a एंड b बराबर a, यानी कि आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b, और इनका वैल्यू कितना है a है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा। अब बच्चे देखिए एग्जाम में कुछ बच्चे इसको फिर से पूरी तरीके से ड्राइव करते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं √a² प्लस b², और वहां से ड्राइव करके लाके आंसर देते हैं। लेकिन आपको मैंने सिंपली बताया है कि कभी भी अगर दोनों वेक्टर का वैल्यू सेम हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला सिंपली डायरेक्ट 2a cos थीटा बाई 2 लिख देना है। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई डेरिवेशन नहीं करना है, आपको टाइम कंज्यूम करना है। ध्यान रखें बच्चे, कंपैरेटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा बात है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप डेरिवेशन कुछ नहीं करेंगे, सिंपली a और v अगर बराबर रहे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है r 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा, थीटा आपका 60 डिग्री है, बाई 2 तो हाफ 30 डिग्री हो जाएगा, जिससे कट जाएगा 30, 2a cos 30 डिग्री। 2a cos 30 का वैल्यू बच्चे √3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट √3 आ गया। मेरे ख्याल से बच्चे आप ये नोट डाउन कर चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके बाद आगे चलते हैं। पहले स्टूडेंट्स आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। इस टॉपिक में बच्चे हम लोग सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जितना भी न्यूमेरिकल है इससे रिलेटेड, और जिससे हर साल लगभग नीट में सवाल पूछते हैं और सबसे आसान सवाल होते हैं, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ही आसान होते हैं। आइए हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इससे पिछले वाले टॉपिक में हम लोग कुछ सवाल करते करते हैं एग्जाम्पल 2 तक पढ़े थे, अब एग्जाम्पल 3 से लेकर 6 तक हम लोग इसमें समझने वाले हैं। अब एग्जाम्पल 3 क्या कहते हैं बच्चे, पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। a वेक्टर बराबर b वेक्टर बराबर a, देन फाइंड रिजल्टेंट इन डिफरेंट एंगल्स, यानी कि आपको दो वेक्टर दे रखा है a और b और जिनका वैल्यू a के बराबर है, तो आपको इन कंडीशंस पर रिजल्टेंट लाना है, लेकिन एंगल बदल के अलग अलग एंगल पे। पहला है a है बच्चे अगर थीटा 90 डिग्री हो, b है अगर थीटा 120 डिग्री हो, और c है थीटा 180 डिग्री हो। बच्चे सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, आपके पास दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और बराबर a के बराबर है, तो इन अलग अलग केस पर थीटा को चेंज करने से रिजल्टेंट में क्या क्या चेंज आएगा और उनका वैल्यू क्या क्या आएगा, हम लोग एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। तो ए में बच्चे अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सिंपली हम लोग रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, r बराबर 2a cos थीटा बाई 2। बच्चे हम इससे पहले आपको समझाए थे कि अगर किन्हीं दो वेक्टर का अगर रिजल्टेंट सेम हो, बराबर हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, सॉरी किन्हीं दो वेक्टर का वैल्यू अगर सेम हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला डायरेक्ट r बराबर 2a cos थीटा बाई 2 अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2a cos थीटा बाई 2, थीटा आपका 90 डिग्री है, तो 2a cos 90 डिग्री बाई 2, तो 90 बाई 2 हाफ 45 डिग्री आ जाएगा। 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 बाई √2 आ जाएंगे। अब जो हमारा 2 है इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। √3 जैसे 3 को √3 इंटू √3, 4 को √4 इंटू √4, 5 को √5 इंटू √5 भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह 2 को हमने √2 इंटू √2 लिखा, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, आपका √2 ये आंसर आ गया। बच्चे सेम
बी में भी वैसे r बराबर 2a cos 120 डिग्री बटे, यहाँ पर थीटा 90 था, अब थीटा चेंज हो गया, आपका 120 आ गया है, तो 120 का हाफ 60 डिग्री आ जाएगा, तो 2a cos 60 का वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल आएगा, रिजल्टेंट आपका ए आ गया आंसर। आगे देखेंगे बच्चे, अब आपका थीटा 180 डिग्री है, तो 180 का हाफ कितना आएगा बच्चे 90, और cos 90 0 होता है, इसलिए पूरा वैल्यू आपका 0 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पे चलते हैं। इफ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर आर एंड ए बराबर ए, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसमें क्या कहा गया बच्चे, आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, जिनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर है और वो फिर ए के बराबर है, यानी कि बस हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, जिनका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर है, जिसका वैल्यू कितना दे रखा है ए। अब इस केस में जब तीनों बराबर हो, तीनों जैसे आपका दोनों वेक्टर और वो भी रिजल्टेंट के अगर बराबर हो, तो इनका बीच का जो एंगल कितना आएगा हम लोग देखते हैं। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला वही है बच्चे, जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला r बराबर 2a cos θ/2 रहेगा। अब जो आपका रिजल्टेंट है वो a और b के बराबर है, यानी कि a है, तो रिजल्टेंट को हम लोग रिप्लेस करके यहाँ a लिख देते हैं। a बराबर 2a cos θ/2। अब a से a आपका कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल, और ये 2 आपका नीचे आ गया, तो 1/2 कितना आ गया बच्चे cos θ/2। अब हम लोग जस्ट रिवर्स करके लिखते हैं, cos θ/2 और 1/2 के इस साइड में लिखते हैं। अब cos θ/2 बराबर, अब 1/2 जो है आपका cos 60 डिग्री होता है। आप ध्यान कीजिए, आप cos का टेबल को पढ़िए, थीटा का तो cos 30 आपका √3/2 है, cos 60 डिग्री 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग रिप्लेस करके cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos θ/2 पहले वैसे ही लिखा हुआ था, अब हमने 1/2 को हटा के cos 60 डिग्री लिख दिया है। अब cos से cos आपका कैंसिल हो गया, तो θ/2 आ गया 60 डिग्री, तो थीटा 260 से मल्टीप्लाई होकर 120 डिग्री आ गया। यानी कि सिंपली आपको कंक्लूजन ये याद रखना है कि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और वो अगर फिर रिजल्टेंट के बराबर हो, तो उनके बीच का एंगल 120 डिग्री आएगा। हम लोग सिंपली इसे डायरेक्ट याद रखेंगे। अब एग्जांपल 5 में चलते हैं बच्चे। इफ एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर इज 120 डिग्री देन देयर रिजल्टेंट, यानी कि आपके पास दो यूनिट वेक्टर है। पहले बात तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होते हैं, यानी कि जो a या फिर b आएगा उनका मैग्नीट्यूड सेम है और कितना है बच्चे 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर अगर आ गया तो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा 1 रहेगा। तो आपके पास दो यूनिट वेक्टर है, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड सिंपली 1 है और उनके बीच का लगने वाला एंगल 120 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट r बराबर 2a cos θ/2। अब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, यानी कि 1 होगा, तो 2 और a की जगह 1, 2 cos 120 डिग्री/2, cos 120/2 cos 60 डिग्री, जिसका वैल्यू है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्टेंट कितना आ गया 1। यानी कि हमें सिंपली ये याद रखना है कि दो यूनिट वेक्टर के बीच का अगर एंगल 120 डिग्री आएगा तो जो आने वाला रिजल्टेंट आएगा उसका भी वैल्यू वो भी एक यूनिट वेक्टर आएगा। बच्चे फिर से समझे, मैंने क्या कहा, अगर दो यूनिट वेक्टर का बीच का अगर एंगल 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी एक यूनिट वेक्टर आएगा, यानी कि उनका भी वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, गिवन वेक्टर के बराबर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है बच्चे, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट है वेक्टर आर है। तो रिजल्टेंट से वेक्टर ए का एंगल अल्फा है और रिजल्टेंट से वेक्टर बी का एंगल बीटा दे रखा है। अब हमारे पास ये तीन कंडीशन में है और ये तीन अलग अलग कंडीशन पे हमें ये पूछा गया है कि अल्फा और बीटा इन दोनों में से कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो ए कंडीशन क्या है बच्चे, अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा हो, यानी कि जो हमारे पास वेक्टर ए है इसका लेंथ वेक्टर बी से बड़ा हो, तो एंगल में इसका क्या असर आएगा। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा होगा तो बच्चे एंगल अल्फा बी से बीटा से छोटा होगा। अगर मैग्नीट्यूड में बी बड़ा होगा तो एंगल बी छोटा है, यानी कि सिंपली आपको यह याद रखना है कि ए का अगर लेंथ बड़ा होगा तो ए का साथ वाला एंगल छोटा होगा और बी का लेंथ ज्यादा होगा तो बी के साथ वाला एंगल छोटा कम होगा, यानी कि जस्ट ऑपोजिट चलेगा। अगर ए ज्यादा तो अल्फा कम, अगर बी ज्यादा तो बीटा कम, अगर ए कम तो अल्फा ज्यादा और बी कम तो बीटा ज्यादा। और लास्ट में बच्चे अगर ए और बी अगर दोनों बराबर है तो उस कंडीशन में थीटा भी बराबर होगा अल्फा बराबर बीटा और जिसका वैल्यू θ/2 के बराबर होगा। बच्चे नोट डाउन कर लीजिए इसे।